हम लोग टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज यूनिट 1 में लेक्चर नंबर 5 हम लोग देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे लॉजिकल इक्विवेलेंस और प्रेडिकेट को। इससे पहले हम लोग काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर चुके हैं। आप उसको अच्छे से एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, जिसमें आप देख लीजिएगा प्रोपोजिशन क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं, जिसमें 5 ऑपरेटर्स हम लोग देखा था जिसको कनेक्टिव के नाम से भी जानते हैं। और उन सभी पांचों ऑपरेटर्स का ट्रूथ टेबल आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि आगे जितने भी हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे उन सभी ऑपरेटर्स के ट्रूथ टेबल के बेसिस पे ही हम लोग आगे सोल्व कर पाएंगे। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि टोटोलॉजी क्या होता है और उसका ट्रूथ टेबल क्या होता है, कंट्राडिक्शन क्या होता है उसका ट्रूथ टेबल, और फिर आप कंटीजेंसी क्या होता है। इन सभी स्टेटमेंट्स के साथ साथ उनका ट्रूथ टेबल आपको पता रहेगा, तभी आप आगे के क्वेश्चन को बहुत ही इजीली सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी सी कठिनाई होगी। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कठिनाई होती है तो आप मेरे नंबर पे कॉल करके एक बार ज़रूर कंफर्म कर लेंगे कि सर हमें दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम लाइव क्लास जो है ना अरेंज कर देंगे। आज के क्लास में हम लोग देख रहे हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस और प्रेडिकेट। देखिए, इक्विवेलेंस इक्वल से बना है। दो स्टेटमेंट्स या दो प्रोपोजिशन जब सेम वैल्यू रखेगा तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस। और प्रेडिकेट क्या होता है कि कोई भी सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं, उसको बेहतर तरीके से समझने के लिए, उसके रीजन को फाइंड करने के लिए प्रेडिकेट कर दिया जाता है, यानी उसको ब्रेक करके हम लोग उसके वैल्यू को समझते हैं, उसके रीजन को समझते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं और इसका ट्रूथ टेबल के साथ हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और इससे अगर पॉसिबल क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को भी करेंगे। आगे भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले आपका थियोरेटिकल पार्ट जो कॉन्सेप्चुअल है उसको कंप्लीट कर ले जाए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। और अभी बात करेंगे जब इस यूनिट कंप्लीट होगा तो किस प्रकार से क्वेश्चन जो है ना पूछे जाएंगे इस यूनिट से, तो उसको हम लोग एक बार डिटेल्स में जो है ना चर्चा करेंगे और क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी करेंगे। और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए सेट भी आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंस के बारे में कि प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस क्या होता है। तो आप स्टेटमेंट से देख सकते हैं, लिखा हुआ है कि दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप तभी इक्विवेलेंट कह सकते हैं जब उसका ट्रूथ वैल्यू सेम हो। आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो इसका कहा जा रहा है कि टू लॉजिकल एक्सप्रेशन आर सेड टू बी इक्विवेलेंट। दो लॉजिकल एक्सप्रेशन को आप इक्विवेलेंट कह सकते हैं इफ दे हैव सेम ट्रूथ वैल्यू। अगर दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम आता है सभी केसेस में तो आप उसको प्रोपोजिशनल इक्विवेलेंस कह सकते हैं। अब ये सेम ट्रूथ वैल्यू का मीनिंग क्या है इसको हम लोग आगे समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस। और उसके एग्जांपल से हम लोग इसको समझ लेंगे कि इक्विवेलेंस क्या होता है। इक्विवेलेंस जब भी आपके सामने टर्म आए तो आप समझ जाएंगे कि इक्वल वर्ड से इक्विवेलेंस बना है। इसका मतलब कि दो प्रोपोजिशन होगा और उन दोनों का ट्रूथ वैल्यू जो है ना सभी केसेस में अगर सेम आता है तो आप उसे इक्विवेलेंट कह सकते हैं। हम लोग बात करते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में। लॉजिकल इक्विवेलेंस में कहा जा रहा है कि टू प्रोपोजिशन P एंड Q आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट। दो प्रोपोजिशन है जिसमें एक P है और दूसरा Q है। आप इन दोनों को लॉजिकली इक्विवेलेंट कह सकते हैं इफ P एंड Q बाई कंडीशनल कनेक्टिव से कनेक्टेड हो। और यहाँ पे जब इस तरह का कनेक्टिव हो तो वो टोटोलॉजी हो। आप टोटोलॉजी हम लोग प्रीवियस क्लास में ही देखे थे कि चाहे कोई भी केस हो वो हमेशा ही ट्रू वैल्यू देगा, उसका ट्रूथ टेबल में ऑलवेज ट्रू वैल्यू आ रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे टोटोलॉजी। जबकि ये बाई कंडीशनल है जिसको हम लोग इफ एंड ओनली इफ के नाम से जानते हैं। इसका जब आप ट्रूथ टेबल देखे थे तो वहाँ पे ये कह रहा था कि दो प्रोपोजिशन का ट्रू वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगा जब वो सेम हो, यानी कि या तो दोनों ट्रू हो या फिर दोनों फॉल्स हो, और इन दोनों केस में इसका वैल्यू ट्रू होगा। अगर P आपका फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो इसका फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, कि दोनों क्या हो गया, सेम हो गया। अगर P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा।
इसका मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर सेम होगा तो ट्रू होगा और डिफरेंट होगा तो फॉल्स होगा। तो ये होता है आपका बाई कंडीशनल, जिसको हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। और टोटोलॉजी ये कहता है कि अगर यह स्टेटमेंट किसी भी केस में अगर ट्रू वैल्यू देता है तो उसको आप टोटोलॉजी कह सकते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा, पहले इसका हम लोग नोटेशन देख लेते हैं। तो इसको इक्विवेलेंस का नोटेशन ये है, यानी कि ये होता है आपका इक्वल, यानी कि दो देते हैं लाइन तो होता है इक्वल, और इसमें एक और ऐड कर देते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंस। तो इसको इसका नोटेशन ये वाला हो गया। अब इसके बारे में P एंड Q आर इक्विवेलेंट, देन इट इज सिंबॉलिकली रिटन एज P इक्विवेलेंट Q। अगर P और Q इक्विवेलेंट हैं तो आप उसको P और यहाँ पे ट्रिपल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, P इक्विवेलेंट टू Q इक्विवेलेंट Q, यानी कि P और Q इक्विवेलेंट है। और इसका लॉजिकली मीनिंग ये कह रहा है कि P का वैल्यू और Q का वैल्यू सभी केसेस में एक समान होगा। इसका मतलब है अगर P फॉल्स है तो Q भी फॉल्स होगा, अगर P ट्रू है तो Q भी ट्रू होगा। सभी केसेस में अगर ऐसा पॉसिबल है तो आप उन दोनों प्रोपोजिशन को इक्विवेलेंट कह सकते हैं। तो इक्विवेलेंस का मीनिंग अभी तक में आप समझ गए होंगे। अब इसको एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि इसका एग्जांपल किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। आप देख सकते हैं ये इसका एग्जांपल है, P देन Q। इसको आप याद रखे हैं कि P इसको पढ़ते हैं देन या इम्प्लाइज, P इम्प्लाइज Q पढ़ सकते हैं या P देन Q। इज ए इक्विवेलेंट, यानी कि यह एक स्टेटमेंट हो गया। अब कह रहा कि नॉट P और यूनियन का मतलब डिसजंक्शन Q, नॉट P डिसजंक्शन Q आर इक्विवेलेंट। यहाँ पे इक्विवेलेंट का साइन दिया गया है, मतलब कि किसी भी केस में जो वैल्यू इसका होगा वही वैल्यू इसका भी होगा, तो ये इक्विवेलेंट है। और ऐसा एग्जांपल में दिया गया है तो हम लोग इसको प्रूव करके देखते हैं। प्रूव क्या करना है कि ये होल प्रोपोजिशन, यानी कि P देन Q का वैल्यू अगर फॉल्स आता है तो नॉट P यूनियन Q का वैल्यू भी फॉल्स होगा। अगर P देन Q का वैल्यू ट्रू होता है तो नॉट P यूनियन Q का वैल्यू भी ट्रू होगा। ये पॉसिबिलिटी को चेक करते हैं। अगर ऐसा है तो आप इन दोनों स्टेटमेंट को इक्विवेलेंट कर सकते हैं, अदरवाइज नॉट इक्विवेलेंट होगा। तो आगे हम लोग इसको जो है ना टेबल के माध्यम से समझते हैं। ये एग्जांपल था हम लोग का। अब ये टेबल देखिए, टेबल में चूंकि P एंड Q दो प्रोपोजिशन है तो दो प्रोपोजिशन हम लोग P और Q ले लिए, और इसमें जो है ना आपका यहाँ पे एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन सकता है कि दोनों ही फॉल्स हो। एक कॉम्बिनेशन बनेगा एक फॉल्स दूसरा ट्रू हो, एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो, और एक कॉम्बिनेशन बनेगा कि दोनों ही ट्रू हो। अब ये चार केसेस हैं हमारे पास जो एग्जांपल के लिए है, वो P देन Q का वैल्यू निकालना है और फिर नॉट P और Q का वैल्यू निकालना है। अगर इन दोनों का वैल्यू अगर सेम हुआ तो हम लोग कहेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब कि P देन Q इक्विवेलेंट है नॉट P और Q के। तो यहाँ पे देखिए ये आपका है इम्प्लाइज वाला, इम्प्लाइज का सिंबल है और इसका ट्रूथ टेबल हम लोग देख चुके हैं। इसमें कहता था कि अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, आपको याद होगा हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके हैं, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है तो इसका वैल्यू ऑलवेज ट्रू होगा। एक ही केस में फॉल्स होगा, जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो। जब P ट्रू हो और Q फॉल्स हो तो थर्ड वाला स्टेटमेंट देख रहे हैं कि P ट्रू है और Q फॉल्स है, इस केस में ये फॉल्स वैल्यू देगा और बाकी किसी भी केस में इसका वैल्यू ट्रू हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका ट्रू हो गया, यहाँ भी ट्रू हो गया और यहाँ भी ट्रू हो गया। अब देखिए अगर P देन Q यानी कि P इम्प्लाइज Q का अगर ट्रूथ टेबल आपको नहीं पता है तो फिर ये क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो पाएगा कि क्या हो रहा है। तो इससे पहले आप जो ऑपरेटर्स बताया गया है उसको क्लियर कर लेंगे तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए पहले वाला में P दिया है और यहाँ पे नॉट P निकालना है आपको। नॉट P का मतलब निगेशन, जो हम लोग पहले ही ऑपरेटर पढ़े थे। तो अगर P अगर फॉल्स है, यहाँ पे फॉल्स है तो नॉट P क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अब फॉल्स हो जाएगा, और यहाँ पे अगर फिर ट्रू है तो ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। यानी कि निगेशन हम लोग निकाल लिए, नॉट निकाल लिए। क्यू एज इट इज जैसा था वैसा ही यहाँ पे रहेगा, तो क्यू पहले फॉल्स है तो फॉल्स रहेगा, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू रहेगा,
यहाँ पे फॉल्स है तो यहाँ भी फॉल्स रहेगा, और फिर यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ भी ट्रू रहेगा। अब इन दोनों देखिए नॉट पी और क्यू का यहाँ पे और लिया गया है, यानी कि इसको डिसजंक्शन ऑपरेटर हम लोग कह रहे हैं, और इसका ट्रूथ टेबल भी आपको पता होना चाहिए किसका, तो नॉट पी और क्यू का, नॉट पी और क्यू यानी कि नॉट पी डिसजंक्शन क्यू। तो जब यहाँ पे यूनियन हो रहा है तो यहाँ पे आप ट्रूथ टेबल जब देखे हैं, इसका पहले हम लोग जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे, तो यहाँ पे कह रहा है कि दो प्रोपोजिशन P और Q का जो वैल्यू होगा वो एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों ही फॉल्स हो, एक ही केस में फॉल्स होगा जब दोनों ही फॉल्स हो, अदरवाइज ये किसी भी केस में ट्रू होगा। तो दोनों फॉल्स होना चाहिए। तो आप पहला स्टेटमेंट देखिए ये फॉल्स नहीं है, दूसरा स्टेटमेंट दोनों ट्रू है, तीसरा स्टेटमेंट दोनों फॉल्स है, यानी कि ये मिला दोनों ही केस में फॉल्स है तो ये वैल्यू फॉल्स देगा। और यहाँ भी एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू हो गया, और ये भी क्या हो गया, आपका ट्रू हो गया। अब आपको देखना है दोनों स्टेटमेंट को कि यहाँ पे आपका P देन Q का वैल्यू आ रहा है, ये टेबल P देन Q का हो रहा है। हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं जिससे आपको हम मार्किंग सही से समझ में आया। यहाँ पे ये वाला टेबल आप देखिए और फिर ये वाला टेबल देखिए, अगर दोनों का वैल्यू समान आ रहा ऑल केसेस में तो इन दोनों स्टेटमेंट को हम कहेंगे इक्विवेलेंट है। देखिए पहले में यहाँ पे क्या है, ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, यहाँ भी ट्रू है, फिर यहाँ फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है तो यहाँ पे ट्रू है। इसका मतलब कि सभी केसेस में दोनों का वैल्यू क्या आ रहा है, एक समान आ रहा है। तो इस दोनों स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंस है। मतलब ये है कि जो एग्जांपल में हम लोग लिए हैं ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम लोग प्रूफ किए कि ये ट्रू है। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया इक्विवेलेंस। समझ गए कि दो स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कहलाएगा जब उन दोनों का ट्रूथ वैल्यू ऑल केसेस में एक समान हो तब। तो ये हम लोग का इक्विवेलेंस कंप्लीट हुआ। अब हम लोग बात करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक का कि प्रेडिकेट लॉजिक क्या होता है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग कंसेप्चुअली समझते हैं, उसके बाद इसका क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। देखिए कहा जा रहा है कि प्रेडिकेट लॉजिक इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो प्रोपोजिशनल लॉजिक का एक्सटेंशन है प्रेडिकेट लॉजिक। अब प्रेडिकेट लॉजिक को हम लोग इसका एक्सटेंशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इट एड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेडिकेट्स। क्या करता है, कॉन्सेप्ट ऐड करता है किसका, प्रेडिकेट्स का एंड किसका, क्वांटिफायर्स का। प्रेडिकेट लॉजिक क्या करता है कि किसी भी सेंटेंस में प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स को ऐड करता है टू बेटर कैप्चर द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट। उस स्टेटमेंट्स के मीनिंग को बेहतरीन तरीके से कैप्चर करने के लिए, समझने के लिए इसको ऐड करता है। दैट कैन नॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्रेस्ड बाई प्रोपोजिशनल लॉजिक, जिसको जो है ना सिंपल तरीके से प्रोपोजिशनल लॉजिक एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए, बेहतर मीनिंग को समझने के लिए हम लोग जब प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स को ऐड कर दिया था तो उसी को बोलते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। तो ये आपको समझ में आ गया कि प्रेडिकेट लॉजिक प्रोपोजिशनल लॉजिक का ही एक्सटेंशन है, और इसका यूज हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग जिस स्टेटमेंट को प्रोपोजिशनल लॉजिक सिंपल तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था उसको एक्सप्रेस करते हैं हम लोग प्रेडिकेट लॉजिक का यूज करके। अब इसमें कुछ हम लोग स्टेटमेंट को कंसीडर करते हैं और उसमें हम लोग समझते हैं कि प्रेडिकेट क्या है। कि एक स्टेटमेंट हमारे पास है x इज ग्रेटर देन 5। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट्स आप देख रहे हैं इसमें दो पार्ट्स हैं। x इज ग्रेटर देन 5 में x है जो इसका वेरिएबल है, इसका वैल्यू डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, और दूसरा इसका हो रहा है यहाँ पे इज ग्रेटर देन 5। तो ये दूसरा पार्ट हो गया, इज ग्रेटर देन 5 दूसरा पार्ट हो गया, और x जो है ना आपका वेरिएबल हो गया। तो इसमें दो पार्ट्स हैं। अब इसमें आपको डिफाइन करना, फाइंड करना है कि इसमें प्रेडिकेट्स कौन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द स्टेटमेंट x इज ग्रेटर देन 5 कैन बी डिफाइंड p ऑफ x। यहाँ पे p का मतलब क्या हो गया, प्रेडिकेट, प्रेडिकेट, और x आपका क्या हो गया, तो x हो गया आपका वेरिएबल। यहाँ पे x हो गया वेरिएबल, यानी कि जो आपका प्रेडिकेट है वो x पे डिपेंड कर रहा है, x के साथ वेरिएबल है तो वेरी कर रहा है। वेयर p डिनोट्स द प्रेडिकेट इज ग्रेटर देन 5। तो p किसको डिनोट कर रहा है, प्रेडिकेट को। चूंकि इसमें दो स्टेटमेंट्स हैं, इस स्टेटमेंट्स में
दो पार्ट्स हैं आपके पास, दो पार्ट्स में कौन किसको डिनोट कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये पार्ट हो गया x और दूसरा पार्ट हो गया x ग्रेटर देन, तो ये हो गया आपका प्रेडिकेट। इज ग्रेटर देन 5 प्रेडिकेट हो गया और x क्या हो गया वेरिएबल। तो यहीं पे कहा जा रहा है कि इज ग्रेटर देन 5 क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया, जिसको आप p से रिप्रेजेंट करेंगे, और x क्या हो गया वेरिएबल। तो आप इसको सिंपल तरीके से लिख सकते हैं प्रेडिकेट p ए ऑफ x, प्रेडिकेट p ऑफ x, और तब इसका स्टेटमेंट इक्वल हो जाएगा। अब आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। क्वेश्चन आपका है कि लेट p ऑफ x डिनोट द स्टेटमेंट्स x ग्रेटर देन 20। मतलब ये कह रहा है कि जो p ऑफ x है ये आपका डिनोट कर रहा है x ग्रेटर देन 20 को। ये इसका पूरा कंप्लीट जो है ना x ग्रेटर देन, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 20 प्रेडिकेट है, x क्या है वेरिएबल है। ये क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p ऑफ 21 एंड p ऑफ 15। तो p ऑफ 21, अब आपको p ऑफ x लिखा गया है, तो यहाँ पे 21 का कंपेयर करेंगे p ऑफ x से, और यहाँ भी p ऑफ x से कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना आएगा 21, यहाँ पे कितना आएगा 15। तो p ऑफ 21 और p ऑफ 15 हम लोग को फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं कि अगर आप पहले वाले पार्ट्स को आप देखेंगे तो उसमें आप लिख सकते हैं p ऑफ 21 इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट्स। जो p ऑफ 21 है वो इस स्टेटमेंट्स के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो आप इस स्टेटमेंट को यहाँ पे ले लीजिए, x इज ग्रेटर देन कितना हो गया 20, जहाँ पे यहाँ पे x कितना है तो x का वैल्यू पुट कर दीजिए, 21 ग्रेटर देन हो गया आपका 20। अब इसको आपको फाइंड करना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं 21 इज ग्रेटर देन 20 इज ट्रू और फॉल्स, तो यहाँ पे हो गया आपका वैल्यू ट्रू। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका ट्रूथ वैल्यू निकालिए कि p ऑफ 21 का वैल्यू क्या होगा। तो p ऑफ 21 का ट्रूथ वैल्यू हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका p ऑफ 15 है, तो p ऑफ 15 भी जो है ना आपका रिप्रेजेंट करेगा, p ऑफ 15 इस इक्विवेलेंट को इस आपके इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है x इज ग्रेटर देन 20। तो आप यहाँ पे x इज ग्रेटर देन 20 ले लिए, और यहाँ पे x का वैल्यू कितना रख दिया 15 इज ग्रेटर देन 20। अब यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आपको देखना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका फॉल्स हो गया, तो आप कह सकते हैं p ऑफ 15 इज फाइंड ट्रू वैल्यू इज फॉल्स। p ऑफ 15 का वैल्यू क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है फॉल्स। तो एक का आंसर फॉल्स है, एक का आंसर ट्रू है। बस यही काम तो आपको करना है। जो आपको सेंटेंस दिया जाएगा वो p ऑफ x यानी कि प्रेडिकेट के रूप में लिखना है, और उसमें जो वैल्यू रहेगा पुट करके आपको कंपेयर करके दिखा देना कि उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। अब आपको यहाँ पे जो है ना इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन किस तरह से है। x यहाँ पे जब स्टेटमेंट हमको मिल गया तो x इज ग्रेटर देन ले लिए 20। अब यहाँ पे x का वैल्यू हम क्या रख दिए 21, तो 21 इज ग्रेटर देन 20 इज ट्रू, तो इसका वैल्यू ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका p ऑफ 15 इज इक्विवेलेंट टू द स्टेटमेंट्स, सेम चीज हो गया, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट्स आ गया और यहाँ पे कंपेयर कर दिए कि 15 इज ग्रेटर देन 20, यस इट इज फॉल्स, यहाँ पे क्या है कंडीशन फॉल्स हो गया, तो ये का वैल्यू ट्रू आया और दूसरे का वैल्यू फॉल्स आया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, जो क्वेश्चन आपके पास सेम टाइप का, लेट एक आर एक प्रेडिकेट है जिसमें दो वेरिएबल हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन में एक वेरिएबल लिए थे, यहाँ पे दो वेरिएबल है। आर एक प्रेडिकेट है जिसमें दो वेरिएबल एक्स एंड वाई है, और ये डिनोट कर रहा है स्टेटमेंट एक्स इक्वल टू वाई प्लस 1 का। मतलब ये कह रहा है कि आर एक्स और वाई का वेरिएबल है जो इक्विवेलेंट है x प्लस वाई प्लस 1 का, ये आपका स्टेटमेंट हो गया। अब यहाँ पे व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द प्रोपोजिशन R1 और 3, और फिर कह रहा कि R2 और 1, 2 और 1। इसका मतलब R1 यानी कि एक में x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, तो इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें और चेक करेंगे कि ये कंडीशन जो है ना आपका ट्रू हो रहा है या फॉल्स हो रहा है। यहाँ पे इक्वल टू है, यहाँ पे इक्वल टू साइन है। उसके बाद दूसरे वाला में जो है ना x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 1 है, इसको भी इसमें पुट करेंगे और चेक करेंगे वैल्यू ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, आप इसको बना लेंगे। उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो चुका है। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन हम लोग आगे में करेंगे, इसको आप बना लेंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। CTET एजुकेशन फैमिली से जुड़े रहने के लिए।